नमस्कार। ब्रह्म विद्या के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारे पास कुछ सवाल आए हैं पिछले कुछ एपिसोड्स के, तो हम पहले एक तो सवाल ले लेते हैं और फिर आगे इस एपिसोड में चलते हैं। तो सवाल ये आया है, सर वो 7 प्लैनेट वाला नहीं समझ आया। हमारे सोलर सिस्टम में 7 प्लैनेट क्या हैं? दूसरा ये बताएं, सूर्य देवता हमारे सोलर सिस्टम के ईश्वर हैं, तो क्या हर सोलर सिस्टम के अलग अलग ईश्वर हैं क्या? एक आत्मा एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में रीइंकारनेट नहीं कर सकती। तो ये सवाल जो है हमसे पूछा गया है पी के हेल्थ केयर एडवाइस ने पूछा है। ये हमारे सोलर सिस्टम में तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और सिर्फ फिजिकल लेवल पे प्लैनेट्स नहीं हैं, एस्ट्रल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और आगे भी ऊपर बुद्धिक लेवल पे भी प्लैनेट्स हैं। और हमने जो, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि कई पदार्थ के तल बने हुए हैं, उन सब पे प्लैनेट्स हैं। तो प्लैनेट्स तो बहुत सारे हैं। लाइफ उनके ऊपर जब आती है तो बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ डॉर्मेंट हो जाती, मतलब कि वहाँ पे लाइफ रहती नहीं है। तो हमें, क्योंकि टाइम बहुत लंबा लेती है लाइफ एक प्लैनेट पे, और बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ जो है फिर वहाँ प्रलय पे रहती है, वहाँ पे प्रलय होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मगर ऐसा नहीं है। थियोसफी में कहते हैं कि लाइफ प्लैनेट से प्लैनेट चलती है। तो हमने वो पूरा का पूरे साइकिल देखी थी कि जब 7 प्लैनेट्स पे लाइफ जाती है तो पूरा उसको हम राउंड कहते हैं। तो ये तो बात हुई कि हमारे पास में एक सोलर सिस्टम में 7 से ज़्यादा प्लैनेट्स हैं। दूसरा आपने बोला कि हर एक सोलर सिस्टम में क्या उनके ईश्वर अलग होते हैं? बिल्कुल सही। सोलर सिस्टम भी अनगिनत हैं। हर एक सोलर सिस्टम का जो निर्माता है, उस सोलर सिस्टम में जो भी हो रहा है उसका वो ईश्वर है, मतलब कि उसका पैदा करने वाला है। इसको आप ऐसे समझें कि एक जो लेडी है वो अपने कई बच्चे पैदा करे, तो वो एक, मान लो 10 बच्चे पैदा करे, तो 10 बच्चे जो हैं उनकी मदर एक ही है, माँ तो एक ही हुई। तो बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारी माएँ हैं, उनके अलग अलग बच्चे। ये सिर्फ समझाने के लिए बात हो रही है। तो इस तरीके से एक सोलर सिस्टम जो है वो अपने ही, जो भी सोलर सिस्टम में विकसित हो रहा है उसका ईश्वर है। इतना फासला है सोलर सिस्टम की जो चेतना है और जो विकसित हो रहे हैं कि वो ईश्वर भी है ही है उसके लिए। इतना ज़्यादा वो एलिवेटेड है वो चेतना। तो आगे एपिसोड में हम थोड़ा सा और समझेंगे इस बात पे। तीसरा उनका ये सवाल आया, एक आत्मा एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में रीइंकारनेट नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक सोलर सिस्टम में ही वो सारा मटेरियल मौजूद है। जैसे एक स्कूल के अंदर ही वो सारी क्लासेस मौजूद हैं, तो बच्चे को किसी और दूसरे स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। रीइंकारनेशन या जो भी विकास होगा वो उसी सोलर सिस्टम में, उसी सिस्टम में ही होगा। ना सिर्फ उस सोलर सिस्टम में, उस सोलर सिस्टम, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, इसके अंदर जो स्कीम्स हैं, अलग अलग जो डिविजन्स हैं, उनके अंदर भी आपस में इंटरचेंज नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कुछ तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक सवाल और पूछा है यश मिश्रा जी ने, और चेतना का विकास क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और साथ साथ उन्होंने पूछा, अगर हमारी चेतना बार बार जन्म ले के विकास करती है, होती है, तो एक जन्म में क्यों नहीं हो पाती? विकास जो है इतना ज़्यादा होना है कि एक जन्म उसके लिए काफ़ी नहीं है। ये ऐसे समझें कि स्कूल का एग्जांपल फिर लें। जब बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है तो एक दिन में तो पूरे साल का सब उसको पढ़ नहीं सकता। ना सिर्फ एक साल में जो है पूरे 12वीं
12 क्लासेस को पढ़ सकता है, वो समझ सकता है। उसको बार बार रोज़ आना पड़ेगा स्कूल, तब जाके एक स्टैंडर्ड को पार करके दूसरे स्टैंडर्ड में जाएगा। तो मान लीजिए हमारी चेतना का विकास वैसे ही है जैसे हम मनुष्य बने तो हमने स्कूल में एंट्री करी पहली क्लास में, और जब हम 12वीं क्लास को निकल के बाहर आए तो हम ऐसा समझे कि ह्यूमन एवोल्यूशन हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब आप सोचिए वो बच्चा जो पहली क्लास में आ रहा है, पहली क्लास में आने के बाद में और हर एक दिन को अगर हम माने एक जन्म है, तो वो कितने जन्म लेके रोज़ाना आना, यानी एक जन्म है। सुबह अपने घर से निकला, स्कूल में आया, पढ़ाई करी, फिर घर गया, मान लीजिए कि जन्म के बराबर है। तो कितने जन्म ले के फाइनली वो 12वीं क्लास से बाहर निकलेगा। ये एक जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से हमारे को भी ऐसे बार बार आना होता है और हमारी चेतना का भी विकास होता है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड्स में क्या क्या समझा है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि प्राकृतिक नियम हैं और कुछ इंसान के अपने बनाए हुए नियम हैं। इनके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात करी। फिर हमने देखा कि मनुष्य जो है वो अपने आप को दुनिया के अंदर बराबरी के हिसाब से नहीं पाता है, यानी कहें फेयरनेस नहीं है दुनिया में। हम अपने आसपास देखते हैं तो फेयरनेस तो नहीं दिखाई देती। कोई कहीं पैदा हो गया, किसी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, किसी को हम जैसा कहते हैं किस्मत, चांस, कोइंसिडेंस कितने घटते हैं। बहुत डिटेल में इसकी भी बात हुई कि भाई इक्वालिटी नहीं है दुनिया के अंदर। और फिर हमने चौथी बात करी थी कि हर एक व्यक्ति के पास में उसकी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, जो हम करना चाहें कर सकते हैं। ये हमारे अपनी मर्जी पे है, हम क्या करना चाहें हम वो कर सकते हैं। बस ये फ्रीडम जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये फ्रीडम एक दायरे में ही है। यानी कि जैसे मैं प्रकृति के नियमों को तोड़ नहीं सकता हूँ, उनके आगे नहीं जा सकता हूँ, मैं इंसानी नियमों को तो तोड़ सकता हूँ मगर प्राकृतिक नियमों को नहीं तोड़ सकता हूँ। तो एक सीमा तो ये है मेरे अपनी फ्री विल की, स्वतंत्रता की। दूसरी सीमा है कि बाकी व्यक्तियों के पास भी यही स्वतंत्रता है जो मेरे पास है, तो वो भी अपनी इस फ्री विल को इस्तेमाल करते हैं और मैं भी अपनी फ्री विल स्वतंत्रता को इस्तेमाल करता हूँ। तो क्लैश होता है बहुत बारी। तो उस क्लैश भी एक टाइप की सीमा है हमारे लिए, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो दूसरे तो नहीं मानेंगे हर बारी, और जो वो चाहते हैं तो मैं भी नहीं मानूंगा हर बारी। तो यहाँ पे भी एक सीमा आती है हमारी स्वतंत्रता की। तो हमने इसकी बातें करी। तो इन सब चारों बातों को समझने के लिए हमने जो बात करी थी वो थी कि कौन सा ऐसा प्रकृति का नियम है जो इन सबको हमें समझा सकता है कि ऐसा जो है होता है और ये ठीक है जैसे ये होता है। तो उसके अंदर हमने फिर बात करी थी कि कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म का जो नियम है, और फिर रीइंकारनेशन का, पुनर्जन्म का जो नियम है, ये दो जो नियम हैं, इनके साथ में एक तीसरा नियम है पीरियोडिसिटी, यानी कि कोई चीज़ जो साइकिल्स में चलती है। तो हर एक चीज़ हमारे प्रकृति में साइक्लिक है, पीरियड्स में आती है। तो ये जो तीन सिद्धांत हैं, कर्म के, रीइंकारनेशन के और पीरियोडिसिटी के, ये तीनों जो सिद्धांत हैं, ये हमारे को, जो अभी तक हमने ये चार बातें करी हैं कि प्राकृतिक नियम हैं, मैन मेड नियम्स हैं, और इक्वालिटी नहीं है, और हमारे पास में फ्री विल है, इनको समझा सकती है कि लाइफ में हमारे आसपास ज़िंदगी के अंदर, हिस्ट्री में भी और अभी भी जो मनुष्य का अपना काल है जो चल रहा है, अलग अलग जो लोग जो जीते हैं, ज़िंदगी हमारी जैसे चलती है दुनिया में, उसको हम इन नियमों के अनुसार काफ़ी हद तक समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी हमने डिटेल में बात करी थी। फिर दो और ऐसे नियम हैं जिनके बारे में हमने डिटेल में बात करी थी,
और वो हैं लॉ ऑफ एवोल्यूशन एंड लॉ ऑफ यूनिटी। ये एक टाइप का रिवीजन है जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे ही हम जब चलेंगे तो समझ में आएगा कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इन बातों को। हम में से जो मित्र अभी इसको पहली बारी सुन रहे हैं या उनको लग रहा है कि वो भूल गए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पिछले एपिसोड्स जो अभी तक हुए हैं उनको दोबारा देखें, नोट्स बनाएं, ताकि जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको वो लिख लें, थोड़ा उसके ऊपर सोचें, विचार करें, लिखें कि क्या चीज़ उनको ठीक लगी, क्या चीज़ ठीक नहीं लगी। कुछ सवाल जवाब करने हैं तो आप वन मीडिया को लिख सकते हैं, या यूट्यूब पे जब आता है वहाँ पे अपने कमेंट्स में भी डाल सकते हैं जो भी आपके सवाल हों। तो अब लॉ ऑफ एवोल्यूशन में हमने बात करी कि जो मनुष्य है उसकी कितनी टाइप की जातियां हैं या रेसेस हैं, और वो कैसे आती हैं एक पृथ्वी के ऊपर, और फिर वो आके फिर अगली जाति कैसे बनती है, फिर उससे अगली जाति कैसे बनती है। इस तरीके से जो जातियां बनती हैं, मूल जाति हो गई, और फिर जो इनकी सब, हम जैसे मूल जातियों को रूट रेसेस कहते हैं थियोसॉफी में, और फिर सब रेसेस कहते हैं। सब रेसेस का मतलब होता है जो एक मूल जाति की 7 जो ब्रांचेस हैं, जो 7 उसके अंदर वैरायटीज़ हैं छुपी हुई, वो जब उभर के आती हैं तो उनको हमने सब रेसेस कहा है। तो इस तरीके से एक पृथ्वी पे, जहाँ पे एक ग्लोब पे हम कहते हैं कि 7 मूल जातियाँ आती हैं, और वो क्रम बेक्रम आती हैं अपने आप। ये जो क्रम है, ये जो साइकिल है, इस तरीके से प्लान एक, हम कहेंगे एक नियम के अनुसार चलता है। थियोसॉफी में इसको प्लान ऑफ एवोल्यूशन कहा है। ये जो विकास, एवोल्यूशन का मतलब विकास होना, कोई चीज़ को और बेहतर होना। तो हम ये ऐसे भी कह सकते हैं एवोल्यूशन को कि कोई चीज़ जो अभी जनरल थी वो स्पेशलाइज हो रही है। कोई जो चीज़ कियोटिक थी, उसके अंदर कोई नियम नहीं थे, अब वो नियम से बंधी होके और बढ़िया होती जा रही है। कोई जो अनडिफरेंशिएटेड थी वो डिफरेंशिएटेड होती जा रही है। जो डिसऑर्डर में थी अब वो ऑर्डरली होती जा रही है। तो इस तरीके से जो हम कहेंगे कि हमारे जो शरीर हैं, जो मनुष्य के शरीर हैं, जानवरों के शरीर हैं, पक्षियों के, पौधों के जो शरीर हैं, वो और बेहतर होते चले जा रहे हैं। डार्विन की जो थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो ठीक थी मगर एक हद तक। ये जो प्लान ऑफ एवोल्यूशन है, इसकी हमने जो डिटेल में बात करी, और कैसे हम, हमारी जो ये जातियां हैं, जो हमारे रेसेस हैं, वो एक नियम के अनुसार उनका विकास करवाया जा रहा है। ये एक प्लान है, उस प्लान को करने के लिए कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन करवा रहे हैं, उन सब की हमने बात करी। तो लॉ ऑफ एवोल्यूशन एक ऐसा नियम है जिससे हम सब बंधे हुए हैं, और हम उसको अगर ऐसे देखें समझने के लिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जैसे आज की डेट में अगर हम मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर देखें या टीवी देखें या फ्रिज देखें, कोई भी अप्लायंस देख लें हम, वो सबके बेटर वर्जन्स आते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करती है तो उनका बेहतर और वर्जन निकल के आता है। तो वैसे ही हमारे जो शरीर है, इसका भी एक बेहतर वर्जन जो है वो निकाला जाता है, और इसको करवाने वाले जो दिव्य पुरुष हैं, जो संगठन है, वो उसको करवाता है। अब इसमें हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर एक जाति ख़त्म होती जाएगी क्योंकि दूसरी जातियाँ आ रही हैं, तो पुराने मॉडल्स जो होते हैं उनको फिर रुखसत करा जाता है, उनको फिर ऑब्सलीट कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मर जाएंगे, मान लीजिए कि कुछ हमारे साथ कुछ हो जाएगा। हम तो बार बार जन्म ले रहे हैं, तो हम बार बार जब जन्म लेते हैं तो नए नए शरीरों के अंदर जन्म लेते हैं। तो चाहे रेसेस एक्सटिंक्ट होती चली जाएं, मगर हम जो लेने वाले जो जन्म हैं हर एक शरीर के अंदर, वो तो फिर भी रहेंगे। तो उसके बाद में हमने 5वां नियम जो लॉ ऑफ यूनिटी, उसकी बात करी थी। लॉ ऑफ यूनिटी के अंदर हमने ये देखा कि सब लोग बहुत एक कॉम्प्लेक्स तरीके से एक साथ जुड़े हुए हैं। हम सबकी लाइफ जो है वो जुड़ी हुई है,
और एक तल पे जाके वो एक ही है। ये बड़ा अजीब सा लगेगा, पैराडॉक्सिकल है कि हम चेतना के लेवल पे तो जुड़े हुए हैं और एक ऐसे गहरे तल के ऊपर हम सब एक ही हैं। और इसको समझाने के लिए जो महापुरुष आए उन्होंने ऐसे बोला कि भाई जैसे सूर्य है और उसकी किरणें होती हैं, सारी किरणें जो हैं वो तो अलग अलग लगती हैं मगर जुड़ी हुई हैं सूर्य के साथ ही और सूर्य से ही आ रही हैं। इस तरीके से हमें समझाया गया है। तो इसकी भी हमने बात करी और किस तरीके से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी जो हैं इनकी एक्शन होता है। तो सोलर सिस्टम की हमने बात करी, कैसे सोलर सिस्टम आता है। जो लोग और डिटेल में इसको जानना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक है, तो थियोसॉफी में इसके ऊपर एक किताब है द सोलर सिस्टम, और इसको एक रिटायर्ड कर्नल थे आर्थर ई पावल, वो इंग्लैंड के थे, उन्होंने इसको लिखा था। कुछ 50-60 किताबों को जो थियोसॉफी के जो दिग्गज थे जिन्होंने खुद अपनी खोज से सब निकाला था, उनकी किताबों को कंपाइल करके वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिस्टमेटिकली उन्होंने इसमें डाला है। और यही बातों को हमने कई लेक्चर्स के अंदर, एक और यूट्यूब चैनल है थियोसॉफी दिल्ली, उसके अंदर भी डाला है द सोलर सिस्टम। तो जो लोग पढ़ना ना चाहें, सुनना चाहें, वो वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। किताब जो है वो इंटरनेट में फ्रीली अवेलेबल है, और अगर ख़रीदना चाहें तो शायद और भी आप चेक कर लीजिएगा, काफ़ी सस्ती किताब है। तो जो डिटेल में पढ़ना चाहें, और मैं रिकमेंड करूँगा पढ़िए, थोड़ा सा और बेटर रहता है। तो हमने ये सब जो बातें समझने के बाद में बात करी कि ब्रह्म विद्या जो है वो ना सिर्फ ये ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ, इसके अंदर जो है वो ऐसा क्यों है, क्या नियम है, और ख़ासकर क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम ज़्यादा अपने से इंटरेस्टेड हैं कि हम क्यों हैं यहाँ पे ऐसे, तो इससे रिलेटेड जो बातें हैं हमने उस पर ज़्यादा ज़ोर दिया है। क्योंकि जो गुत्थी है सुलझाने वाली वो तो अपनी है कि मैं कौन हूँ। तो अब हम कहेंगे कि वो जो पार्ट था जिसको हम कहेंगे थियरी वाला पार्ट था, वो तो मोटा मोटा हमारा कंप्लीट हो गया है। जो बताया जा सकता है वो मोटा मोटा रूप में हमें बताया जा चुका है, जो हमारे लिए प्रैक्टिकल है। अब हम आते हैं इस बात पे कि क्या हम जो चीज़ अभी जानकारी के रूप में अभी हमें मिली है या मिलती है, जैसे किताबों के रूप में कि भगवत गीता में लिखा है कि हम तो आत्मा हैं और शरीर हमारे कपड़ों की तरह हैं, हम एक उतारते हैं दूसरा पहनते हैं। तो ये जो जानकारी है ये तो जानकारी ही है। मुझे कोई बताए, मान लीजिए मैं अनपढ़ व्यक्ति हूँ और अब मुझे कोई बताए, ना मैं जानता हूँ कि दुनिया क्या है, कौन कौन से देश हैं, और मुझे कोई ये बताए कि भाई जो एस्किमो होते हैं, जो बहुत ठंडी जगह में रहते हैं, वो उनका ऐसे रहने का तरीका है कि वो इग्लू बना के रहते हैं, या कोई हम कहेंगे कि अमेरिका के अंदर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, उनका कस्टम ये है, या हम कहेंगे मिडल ईस्ट में जो ऐसे लोग हैं उनका कस्टम ऐसा है, या हम कहेंगे कि जो अफ्रीका के जंगलों में जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं वो ऐसे रहते हैं, उनका कस्टम्स और ट्रेडिशंस क्या हैं। तो मैं सुन तो लूँगा, हो सकता है मैं मान भी लूँ आपकी बात, मगर क्या मैं जान जाऊँगा? जानने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा वहाँ। इसलिए स्पिरिचुअलिटी के अंदर रियलाइजेशन की बात करी जाती है। अब जानकारी से नहीं बात चलती, जानकारी एक पहला स्टेप है। अब बात होती है कि प्रैक्टिकल हमें जानना है। तो जानकारी तो मिल गई मोटी मोटी, उसके जो हम डिटेल्स और भर सकते हैं किताबों के साथ में जो थियोसॉफी में दी गई हैं।
तो जो मैंने बताया अभी तक इतने एपिसोड्स में, उसको आप और डीपली समझ सकते हैं, उसके ऊपर चिंतन मनन कर सकते हैं हमारी और किताबों पे जाकर। ये तो हो जाएगी जानकारी की बात, जो कि अब तक काफ़ी हद तक हमारे को मिल गई है। अब आती बात कि क्या इस जानकारी को हम रियलाइजेशन में, खुद के एक्सपीरियंस में, खुद क्या जान सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं जान सकते तो ये सब बेकार है। हमें जानना है, तो जानने के लिए हमें क्या करना होगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि मैं तकलीफ़ में हूँ और इस तकलीफ़ को अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँ? मैं कैसे इस दुख के भाव से, जैसे बुद्ध ने कहा ना कि आप जो हैं दुख के अंदर जी रहे हैं, आपके घर के अंदर आग लग गई है, यानी मौत बहुत कभी भी आ सकती है, और जो है आपके शरीर में वो कहते हैं कि भाई जहर वाला एक एरो, एक तीर लग चुका है और जहर फैल रहा है, यानी अगेन मौत जो है वो कभी भी आ सकती है। तो जो हमें सुख लगता है वो उतना सुख तो है नहीं, दुख तो ज़्यादा है, और दुखी रहते हैं और दुखी मरेंगे और पता ही नहीं कुछ अपने बारे में। तो खैर बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी के अंदर जैसे दुख के ऊपर बात करी गई है, कुछ और फ़िलॉसफ़ीज़ के अंदर सुख की बात करी गई है कि हम जो आनंद अभी ले रहे हैं दुनिया के अंदर, उससे बहुत ज़्यादा हमारे को आनंद मिल सकता है। ऐसी अवस्थाएं हैं तो जहां हम परम आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। तो कोई व्यक्ति जो जिज्ञासु है वो जानना चाहता है, जो अभी तक बात करी गई है अपनी एक्सपीरियंस में। कोई व्यक्ति है जो परम आनंद को एक्सपीरियंस करना चाहता है, उस अवस्था में रहना चाहता है। और कोई व्यक्ति जो बहुत दुखी है, या उसको लगता है संसार में दुख बहुत है, उससे हटना चाहता है। तो कोई भी अप्रोच वो ले, पहुंचेगा तो एक ही जगह पे, जिसको कहा गया है कि अपने को जानना। पहला स्टेप होगा अपने को जानना। तो ब्रह्म विद्या के अंदर ब्रह्मांड कैसे आया और ब्रह्मांड के अंदर कैसे कैसे चीज़ें बनी और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इन सबको रियलाइज़ करने का जो पहला स्टेप है वो है आत्मविद्या, खुद को जान लेना एक्सपीरियंस में। ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस हमारे को तब आएगा जब हम खुद इसके ऊपर काम करेंगे। अपने आप तो कोई चीज़ हमें मिलती नहीं है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो ये जीवन मृत्यु का चक्र जो है ये चलता ही रहे। जब भी बच्चा पैदा होगा, जहाँ पे भी होगा, उसके माँ बाप, उसका एनवायरनमेंट, उसके स्कूल, उसके आस पड़ोस के लोग, बाकी लोग उसको एक ही चीज़ सिखाएंगे कि ऐसे जियो, दुनिया में बेस्ट टू बेस्ट क्या हासिल करना है वो करो, और उसके बाद में उतनी देर में फिर मृत्यु आ जाएगी और फिर बाय बाय। तो ये वाला जो काम है हमारा, ये जो जीवन मृत्यु का जो चक्र है, इससे बाहर निकलने के लिए हमारे को, और इन बातों की जो हमने बात करी है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे को कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। रास्ता कोई भी हो, पहुँचेंगे तो वही पहाड़ी की चोटी पे। कोई भी रास्ता ले लें, हो सकता है एक रास्ते पे कुछ चीज़ें ना दिखाई दें, दूसरे रास्ते पे कुछ और चीज़ें दिखाई दें। तो वो रास्ता तो ठीक है, अगर हमारे को क्लियर है कि हमें कहाँ जाना है और क्या रास्ता हमने लिया है और कहाँ हम खड़े हैं। ये तो 3 बातें चाहिए होती हैं। जहाँ हमें पहुँचना है, अगर उसके बारे में हमें क्लियर हो, कहाँ हम खड़े हैं उसके बारे में भी हम क्लियर हों, और कौन सा रास्ता हम चूज़ करना चाहते हैं। जैसे हम जिस शहर में रहते हैं, वहाँ से किसी और शहर में जाना है तो कई तरीक़ों से जा सकते हैं। पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल पे भी जा सकते हैं, बस में भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं, प्लेन में भी जा सकते हैं, सीधे रास्ते से भी जा सकते हैं, घूम के भी जा सकते हैं। बहुत तरीके हैं जाने के। हम ये नहीं कहेंगे एक रास्ता कोई वो एकदम सही रास्ता है, बाकी रास्ते सही नहीं है। आपको जो बढ़िया लगे, आपको जो लगे जिस पे चलना आपके लिए बेहतर है, सूट करता है, वही रास्ता बेस्ट है। तो इन सब रास्तों के बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड के अंदर,
और ये जानेंगे कि हम अगर खुद इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों को जानने के लिए अपने एक्सपीरियंस में, इस ब्रह्म विद्या का जो हमने टॉपिक लिया है इसको खुद एक्सपीरियंस करके खुद जान लेना, यही तो असली चीज़ है। तो इन सब की बात और इन सब की चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।